नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बाल विकास एवं पैडागागी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और CDP में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। अब चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, नैसर्गिक अथवा प्राकृतिक बुद्धि का वर्णन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? थर्स्टन, थॉमसन, तीसरा गार्डनर और चौथा गिलफोर्ड। तो दोस्तों, नैसर्गिक अथवा प्राकृतिक बुद्धि का प्रतिपादन गार्डनर ने किया 1998 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है? पहला कोहलर, दूसरा टालमैन, तीसरा वर्दीमर और चौथा कोफका। तो दोस्तों, टालमैन को छोड़कर सभी मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवादी हैं, तो आंसर हुआ टालमैन। तीसरा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में ... और ... है। निष्क्रिय सरल, दूसरा सक्रिय सरल, तीसरा निष्क्रिय सामाजिक और चौथा सक्रिय सामाजिक। तो इसका आंसर है सक्रिय सामाजिक। आप भी साथ साथ प्रश्नों को हल करते जाइएगा और देखिएगा आपके कितने प्रश्न हल हुए। चौथा प्रश्न है, खेल विधि के जनक कौन है? फर्स्ट फ्रोवेल, सेकेंड हेनरी कोल्डवेल कुक, तीसरा मारिया मॉन्टेसरी, चौथा पार्क हर्स्ट। खेल विधि के जनक हेनरी कोल्डवेल कुक हैं। पांचवा प्रश्न, बुद्धि लब्धि IQ के निकालने का सूत्र है। पहला, दूसरा CA/100 गुणित M में, तीसरा CA/MA गुणित 100, चौथा है 100/M गुणित CA। तो दोस्तों, बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आय बटे शारीरिक आय गुणित 100। पहला आंसर होगा। इसको टर्मन ने दिया था। छठवां प्रश्न है, सीखने में RH थ्योरी के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? फर्स्ट थॉर्नडाइक, दूसरा पावलोव ने, तीसरा स्किनर ने, चौथा CL हल ने। तो इसको स्किनर ने दिया। उनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। सातवां प्रश्न है, उदाहरण से नियम की ओर का पालन किस विधि में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है निगमन विधि में, सेकेंड समस्या समाधान विधि, थर्ड विश्लेषण विधि में और फोर्थ है आगमन विधि में। तो दोस्तों, उदाहरण से नियम की विधि की ओर का हम वर्णन आगमन विधि में करते हैं। आठवां है, निम्न में से कौन अमूर्त बुद्धि का धनी होता है? पहला सामाजिक कार्यकर्ता, दूसरा दार्शनिक, तीसरा नेता और चौथा कारीगर। तो दार्शनिक अमूर्त बुद्धि का धनी होता है। ऑप्शन दूसरा है सही होगा। अब चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9 ये है, निम्न में से कौन अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम। तो सादृश्यता का नियम अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, यह गौण नियम है। अधिगम के नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। 10वां प्रश्न,
मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? पहला विकल्प है 12, दूसरा 14, तीसरा 15 और चौथा 13। तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग हैं। मूल प्रवृत्तियों के जनक मैक्डोगल को माना जाता है। 11वां प्रश्न ईगो संबंधित है सामाजिकता से, सुखवादिता से, वास्तविकता से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ईगो संबंधित है वास्तविकता से। ईड, ईगो और सुपर ईगो का वर्णन सिगमंड फ्रायड ने किया। सुपर ईगो सामाजिकता से है और ईड सुखवादिता से है। तो ये ईगो संबंधित है वास्तविकता से। आंसर तीसरा होगा। अगला प्रश्न 12वां पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे में पलटावी गुण किस अवस्था में आता है? पहला इंद्रिय जनित गामत अवस्था, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों पलटावी गुण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। इसकी एज है 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है 13वां ZPD की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? पहला वाइगोस्की ने, दूसरा विकल्प है कोहलबर्ग ने, तीसरा जीन पियाजे ने और चौथा चॉम्स्की ने। तो दोस्तों ZPD की अवधारणा का विकास किया वाइगोस्की ने। इसे हम कहते हैं, इसका पूरा नाम है ZPD का जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का सिद्धांत, जिसे हिंदी में हम समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न 14वां है प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला वाटसन से, दूसरा विकल्प है वंडूरा से, तीसरा टाइलमैन से और चौथा कोटलेविन से। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दूसरा। समीपस्थ विकास का सिद्धांत बंडूरा से संबंधित है। अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, जिसे हम सामाजिक विकास का सिद्धांत भी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया। प्रक्षेपणात्मक अधिगम उसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है 15वां सिगमंड फ्रायड ने किस मन की तुलना महासागर से की? पहला विकल्प अचेतन मन, दूसरा चेतन मन, तीसरा अर्धचेतन मन और चौथा है सभी। तो दोस्तों अचेतन मन की तुलना सिगमंड फ्रायड ने महासागर से की। पहला आंसर इसका होगा। अब चलिए आते हैं 16वें प्रश्न पे। प्रयत्न और भूल विधि द्वारा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? पहला विकल्प अभिप्रेरणा, दूसरा लक्ष्य, तीसरा क्रिया और चौथा अभ्यास। तो प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक अभ्यास है। बालक बार बार अभ्यास करता है और भूल जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि सीख लेता है। 17वां प्रश्न भूख कैसा प्रेरक है? पहला विकल्प व्यक्तिगत, दूसरा सामाजिक, तीसरा जन्मजात और चौथा अर्जित। तो दोस्तों भूख जन्मजात ही प्रेरक है। इसके अतिरिक्त नींद, प्यास, यौन उत्पीड़न भी जन्मजात अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। 18वां प्रश्न है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अभिप्रेरणा के, पहला, दूसरा व्यवहार के, तीसरा तर्क के और चौथा चिंतन के। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत
व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इसको दिया था पावलोव ने। अब आइए 19वां प्रश्न है, मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन रूप है मन का, आत्मा का, चेतना का, मानव व्यवहार का। तो सबसे प्राचीन रूप है दोस्तों आत्मा का विज्ञान, दूसरा आंसर होगा। इसे दिया था प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने। जबकि मनोविज्ञान का आधुनिक रूप है मानव व्यवहार का विज्ञान, जिसे वाटसन ने दिया था। 20वां प्रश्न, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह कथन है वेलेंटाइन का, कोल एवं ब्रूस का, हरलॉक का और क्रो एंड क्रो का। तो इसको वेलेंटाइन ने दिया था। उसने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। 21वां प्रश्न, निम्न में से किसका मिलान सही है? पहला शारीरिक विकास वातावरण, दूसरा संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, तीसरा सामाजिक विकास वातावरण और चौथा संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो दोस्तों इसका आंसर तीसरा होगा, सामाजिक विकास वातावरण से संबंधित, यही सही होगा। अब 22वां प्रश्न है, किशोरावस्था में मानसिक विकास का प्रमुख लक्षण है रचनात्मक प्रवृत्ति, दूसरा मस्तिष्क का विकास, तीसरा बुद्धि का विकास और चौथा कल्पना की बहुलता। तो जैसा कि आप जानते हैं किशोरावस्था में बालक कल्पना बहुत करता है, आप लोग भी किए होंगे। तो ये हो गया कल्पना की बहुलता, चौथा आंसर सही होगा। अब आते हैं 23वें प्रश्न पे, प्रत्येक व्यक्ति में अपने माता पिता से कितने पितृसूत्र प्राप्त होता है? फर्स्ट 46-46, 23, दूसरा 23-23, चौथा 22-22 और चौथा विकल्प है 50-50। तो अपने माता पिता से बालक को 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर होगा दूसरा। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ये है, निम्न में से किस अधिगम प्रणाली में समग्र को सबसे अधिक बल दिया गया है? पहला व्यवहारवाद, दूसरा मनोविश्लेषणवाद, तीसरा साहचर्यवाद और चौथा गेस्टाल्टवाद। तो दोस्तों गेस्टाल्टवाद में समग्र विकास पे सबसे अधिक बल दिया गया है, तो चौथा आंसर इसका सही होगा। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी नहीं है? फर्स्ट एडलर, सेकेंड फ्रायड, थर्ड यूंग और फोर्थ स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन मनोविश्लेषणवादी नहीं है, इसका आंसर चौथा होगा। 26वां प्रश्न है, एक संवैधानिक संस्था के रूप में NCTE की स्थापना किस वर्ष में हुई? फर्स्ट 1986, सेकेंड 1995, थर्ड 1992 और फोर्थ 2002। तो संवैधानिक इसका आंसर होगा दूसरा, संवैधानिक संस्था के रूप में NCTE की स्थापना 1995 में की गई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अब आते हैं 27वें प्रश्न पे, प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किसने किया? पहला विकल्प है सुकरात, दूसरा प्लेटो, तीसरा वुडवर्थ और चौथा जॉन डेवी। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत कंफ्यूज करता है, तो आप ये जान जाइए कि प्रश्नावली विधि के जन्मदाता वुडवर्थ हैं, जबकि सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि दिया था। याद रखिए सुकरात ने कौन सा विधि दिया? तो सुकरात प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता हैं, इसका आंसर होगा दूसरा, तीसरा वुडवर्थ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 28 पे, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है?
पहला विकल्प प्रकृति, दूसरा अनुकूलन, तीसरा पोषण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पोषण के घटक पर सबसे अधिक बल देता है। 29वां प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार कुल कितनी भाषाओं के शिक्षण की सिफारिश की गई है? फर्स्ट 3, सेकेंड 2, थर्ड 4 और फोर्थ 5। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार 3 भाषाओं की सिफारिश की गई है। इसका आंसर होगा फर्स्ट। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? पहला विकल्प है 1:25, दूसरा विकल्प है 1:35, तीसरा विकल्प है 1:40 और चौथा विकल्प है 1:30। तो दोस्तों शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:30 होना चाहिए। इसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी कहता है कि कक्षा में शिक्षक और छात्र अनुपात 1:30 होना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।